चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्यारे दोस्तों एक प्यारा सा क्लास में स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों अपने YouTube चैनल न्यू स्काई कोचिंग सेंटर। आप सभी को प्यारे दोस्तों मैं आज आप सभी को प्यारे दोस्तों हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यानी का यूरोप में राष्ट्रवाद कक्षा 10th के बारे में हम लोग जो भी कक्षा 10th का जो हम लोग का हिस्ट्री है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी मन लगा करके बहुत ही कर रहे होंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोग खूब जुनून और जोश के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग सबसे पहला काम कीजिए प्यारे दोस्तों कि सभी लोग अगर YouTube पर नया मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम करना है आपको बेल आइकन को दबा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपके पास यह मेरा वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखिएगा प्यारे दोस्तों कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। मालूम है हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर पढ़ने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर नंबर है हम लोग का 1। चैप्टर नंबर कितना है प्यारे दोस्तों 1, यानी का हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ने वाले प्यारे दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 1। आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों जिससे कि आपके जितने भी दोस्त हैं सगी संबंधी भाई बहन रिश्तेदार जितने भी हैं आप सभी लोग उन पर वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना था प्यारे दोस्तों चैप्टर का नाम क्या यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका फुल नोट्स है प्यारे दोस्तों। हम सभी लोग एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है एकदम मोस्ट VVI सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है लड़ जाए टकरा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला चीज तो आपको समझना है प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आप बताइए जो हम लोग को क्या होता है कि अपने सभी जो भी व्यक्ति हैं उनको सब लोगों को अपने अपने देश से क्या होता है प्यार होता है, प्रेम होता है, प्रेम की भावना होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों राष्ट्रवाद। माने कि कोई भी किसी भी देश के लिए जो अपना जो प्रेम का भावना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों राष्ट्रवाद। तो देखिए दोस्तों कि राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ। तो राष्ट्रवाद का विकास प्यारे दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान कब हुआ है प्यारे दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन किया। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप के राजनीति और मानसिक दुनिया में बहुत ज्यादा क्या हुआ परिवर्तन आया और वहां पर एक क्रांति चल रहा था जिस क्रांति का नाम था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। हम लोग को हेडिंग में जो बनाना फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब यहाँ पर क्या होता ना कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था प्यारे दोस्तों फ्रांस का क्रांति। अब इस फ्रांस के क्रांति में प्यारे दोस्तों फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ ना फ्रांस की क्रांति में जानते हैं यहाँ पर समझिएगा प्यारे दोस्तों। फ्रांस की जब 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ फ्रांस का 1789 ईस्वी का क्या हुआ क्रांति हुआ तो इसमें फ्रांस का वहां का जो सम्राट था राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। वहां का राजा कौन था प्यारे दोस्तों लुई 16वां था। लुई 16वां राजा था वहां का। ठीक है, ये जो लुई 16वां है ना प्यारे दोस्तों बहुत ही ज्यादा निरंकुशवादी शासक था।
बहुत ही ज्यादा क्या था, निरंकुशवादी शासक था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा निरंकुशवादी शासक था, जो इसका कहना ही था क्या कि शासन करो लेकिन जनता की एक भी भलाई ना करो, शासन करो जनता का एक भी भलाई ना करो। अब ये क्या किया हुआ था ना कि ये हमारा क्या था कि इस तरीके से अगर मान लिया जाए प्यारे दोस्तों, मान लिया जाए प्यारे दोस्तों कि ये हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, ये हमारा फ्रांस है। ये हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, फ्रांस। ये फ्रांस है और यहाँ का शासक कौन है प्यारे दोस्तों, तो लुई 16वां है। कौन है, लुई 16वां यहाँ का क्या है, राजा है। क्या है, राजा है। राजा कौन है, लुई 16वां। लुई 16वां क्या है प्यारे दोस्तों, राजा है। अब ये फ्रांस था यहाँ पर, अब इतना ज्यादा ये राजा बोल सकते कि खचरा था, यानी का ये बहुत ही ज्यादा निरंकुशवादी राजा था। इसका कहना ही था कि कोई एको को जनता का भलाई वलाई मत करो। अब ये क्या किया कि यहाँ पर फ्रांस को क्या किया ना कि छोटे छोटे राज्यों में या देशों में क्या कर दिया, विखंडित कर दिया। राज्यों या देशों में इसको क्या कर दिया, विखंडित कर दिया। किसको कर दिया प्यारे दोस्तों, तो फ्रांस को। राज्य में इसको क्या कर दिया, बदल दिया। राज्य में इसको, तो फ्रांस है देश और फ्रांस के अंदर भी ढेर मनी एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में फ्रांस को क्या कर दिया, बांट दिया। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सबको यातायात का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा दिया, यातायात की खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि कोई भी लोग यहाँ से वहां आ जा नहीं सकते हैं। इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया, यातायात मैंने आने जाने में क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। और यहाँ सभी का जो झंडा था ना प्यारे दोस्तों, अलग था। झंडा सभी का क्या था, अलग था। झंडा जो था सभी का क्या था, अलग था। झंडा इस सब जो है, इन सभी का झंडा क्या था प्यारे दोस्तों, अलग था। ये सब है, फ्रांस एगो है और फ्रांस में क्या है कि फ्रांस है और इस सब राज्य है, जो सब राज्य का अलग अलग अपना क्या है, झंडा है। सभी राज्य का अपना अपना क्या है, झंडा है। अब बताइए कि सब ये राज वाला क्या, इसमें क्या होता था कि ये राज वाला इसको नहीं देखना चाहता, ये इसको नहीं देखना चाहता। कोई मैंने कि एक दूसरे में एकदम क्या था, फूट था एकदम। सब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। उसको देखा तो मार दिया, उसको देखा तो मार दिया, इस तरीके के था। ठीक है, यानी कि आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, देखिएगा कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली दम शुरुआत 1789 ईस्वी किसके साथ हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ। और फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम। उठाया गया कौन कौन सा कदम, तो ला पिटारे और ला सिटोनिया के विचार नया फ्रांसीसी क्या किया गया कि वहां पर नया झंडा स्थापित किया। बोला गया कि सभी को एक झंडा मैंने स्टेट जनरल को चुना गया और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब क्या कहा गया कि वहां पर के जो भी झंडा था पहले सबका अलग अलग था, वहां पर सारे झंडा को बदल दिया जाएगा। और ये लुई 16वां था, ये शासक था, उसको क्या कर दिया जाता है कि जनता में पूरा एकदम क्रोधित हो जाता है और जनता इसको एक गिलोटिन पर ले जाता है और गिलोटिन पर चढ़ा करके गर्दन को क्या कर देता है, इसको सर से धर अलग कर देता है। ठीक है, ये जो था ना बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का था, बुर्बो राजवंश का। लुई 16वां जो था बुर्बो राजवंश का था। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि नई स्तुतियां रची गई और शपथ ली गई। केंद्र शासित प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई और फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई। फ्रांस जो भाषा बना दिया गया, क्या बना दिया गया, फ्रांसीसी। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, फिर वहां पर क्या होता है कि एक नेपोलियन आया। कौन आया, नेपोलियन। इनका पूरा नाम होता है नेपोलियन दी बोनापार्टे। इनका पूरा नाम क्या है, नेपोलियन दी बोनापार्टे। अब देखिएगा नेपोलियन जब वहां का फ्रांसीसी क्रांति खत्म हुआ तो वहां का शासक कौन बना, नेपोलियन। कौन बना, नेपोलियन। अब ये क्या करता है, ये फ्रांस में 1799 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक ये क्या
शासन किया। 1799 ईस्वी से 1885 तक क्या किया, शासन किया। वहां पर राज्य के 1799 से 1815 प्यारे दोस्तों, सॉरी 1799 से 1815 ईस्वी तक वह क्या किया, राज किया। और 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। और उसके बाद क्या करता कि जो जो भी अगर मान ले जाए, वो देखते हैं कि हमारे देश में क्या होता कि जो प्रधानमंत्री है और वो प्रधानमंत्री हट गए तो वह अपना नियम लाएंगे, लाया कि नहीं। तो उसी तरीके से नेपोलियन जब वहां का राजा बना तो ये अपना नियम लाया और ये बहुत ही अच्छा काम किया वहां पर। लेकिन जो लुई 16वां था क्या था, एक निरंकुशवादी शासक था जो अच्छा कोई काम नहीं करता था। वह क्या किया हुआ था कि सामंत को फिट करके रखता था, वो सामंत को फिट करके रखता था। सामंत क्या करता था कि किसान मजदूर के खेतों में गए, मान लिया जाए हमारा क्या है, किसान हम ही का खेत है और हम ही से सामंत क्या करता आता है और जितना भी पैदावार उपजाया है वो सब क्या करता था लेकर के चल जाता था और बेचारा को कुछ मिलता उलता नहीं था। जिसके कारण पूरा एकदम लोग गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के धीरे धीरे लोग क्या किए कि लुई 16वां को एकदम गुस्सा हुए और ले गए गिलोटिन पर। सब जनता मिल करके उसको क्या कर दिया गया, सर से धर काट दिया गया एकदम। उसका देखिए कि 1799 से 1815 तक फ्रांस में नेपोलियन क्या करता है, राज करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या था, तो नेपोलियन दी बोनापार्टे। उसके बाद देखिए कि 1799 इसमें प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया और 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन संहिता लागू किया गया। यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया, तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया प्यारे दोस्तों, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। जितना माने कि सबको समान अधिकार दिया, सबके लिए एक कानून बनाया। ठीक है, ये काम कौन किया, तो नेपोलियन के द्वारा किया गया। और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त। सामंती व्यवस्था क्या होता है ना प्यारे दोस्तों, ये राजा क्या करता था कि फिट करके रखता था। राजा सामंतों को फिट करके रखता था कि जहां पर जो चीज है माने कि जो किसान से सारा अनाज फनाज लाने के लिए किसको फिट करके रखता था, सामंतों को। सामंत एक तरह का दलाल होता है, किसका, राजा का। ठीक है, आगे देखिएगा फिर दोस्तों, आगे देखिएगा किसान को भू दस्ता और भागीदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई और यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किया गया। और नेपोलियन ने राजनीति स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की और सेराशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। सभी लोगों को ये क्या करता था नेपोलियन, नाटक नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करता था, जिसको हम लोग रूमानीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमानीवाद। सभी लोग जागरूक नहीं थे तो उनको जागरूक करने के लिए क्या करता था कि नाटक नुक्कड़ करवाता था और उससे लोगों को क्या करवाता था, जागरूक करता था। और यहाँ पर देखिएगा कि यातायात और संचार प्रणालियों में यह क्या करवा दिया, बहुत ही ज्यादा सुविधा कर दिया, जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह आ सके और सभी लोग आपस में संचार यानी कि बातचीत करने वाला जो भी फोन है, ये सारा चीज को संस्था कर दिया, जिससे लोग आपस में मिल सके, बातचीत कर सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये सब नेपोलियन के द्वारा किया गया कार्य है। उसका देखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, तो सामूहिक पहचान या समान सांस्कृतिक नहीं होने के कारण कोई भी राज्य यूरोप में नहीं थे। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद में जो रहने वाले लोग थे वहां पर सब अलग अलग, जो भी अलग, जिसका जैसे मान लिया जाए कि हंगरी की आधी आबादी मैंगर भाषा बोलते थे। हंगरी की आधी आबादी कौन सा भाषा बोलता था, मैंगर भाषा, जबकि बाकी आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाओं की भाषा बोलते थे। गलसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा में बोलते थे। कौन सा भाषा में बोलते थे प्यारे दोस्तों, पोलिश भाषा में। उसके बाद देखिएगा कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग क्या है। मध्य वर्ग उनको बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो अपना जीवन यापन क्या करते कि छोटे छोटे नौकरी, जिनके पास नौकरी हो। मध्य वर्ग उस समय में मध्य वर्ग को शिक्षित माना गया है। क्या माना गया है, शिक्षित। और कुलीन वर्ग बोलते जो राजा के साथ बने काम, क्या सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक होता है। भूमि का मालिक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुलीन वर्ग बोलते हैं। और आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़ा और बोलचाल में फ्रेंच भाषा प्रयोग करते हैं। यह आपस में विवाहित संबंधों से जुड़ा होता है और यह बोलचाल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, तो फ्रेंच भाषा। जनसंख्या की दृष्टि से यह समूह छोटा था। कुलीन वर्ग जो था यह बहुत ही छोटा था जनसंख्या की दृष्टि से। कैसा था प्यारे दोस्तों, छोटा था। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों,
मध्यम वर्ग क्या है प्यारे दोस्तों, तो कस्बों के विकास और वर्णिज वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा। शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। वहां पर क्या हुआ था कि जितना भी शिक्षित लोग थे यही जगाने का काम किए थे कि मारो जो हमारे हमरे खेत है और हमरे से क्या करेगा, समंत आएगा और ले जाएगा। और वही सब लोग सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया। और वहां पर क्या था, फ्रांस जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये सब को एक करने का काम कौन करवाए थे, मध्यम वर्ग, क्योंकि ये शिक्षित लोग थे। इनको समझ में आया कि हमारे जमीन हमें से ले जा रहा है जबरदस्ती और हमको कुछ नहीं दे रहा है, तो ये लोग ये सारा काम करवाए। उसके बाद देखिए कि उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या मानते थे, तो उदारवादी व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग